तो अगला हेडिंग लगा लें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगला हेडिंग लगा लें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। नॉर्मलिटी जब पढ़ाया था, तुम लोगों को पढ़ाया था नॉर्मलिटी, तो उसमें पढ़ाया होगा थोड़ा सा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। तो क्या करूं, यहां छोड़ दूं, पढ़ा दूं? तो पढ़ो पढ़ो। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहां लिखने जा रहा हूं मैं। ए जो है, ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है बी से टू प्रोड्यूस सी एंड डी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड, है ना, ए का जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा उतना ही बी का भी इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा। जितना इक्विवेलेंट ए रिएक्ट हो रहा है उतना इक्विवेलेंट कौन रिएक्ट होगा? ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं, लेकिन सी तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी प्रोड्यूस। और ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी प्रोड्यूस। देखो, मोल कंसेप्ट में हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के फिर हम लोग ये बताते थे कि इसका कितना मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करके इसका कितना मोल और इसका कितना मोल बनाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट में हमें बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक लाइन का कंसेप्ट है कि सबके बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट होके बराबर इक्विवेलेंट बनाएंगे, बस। किसी एक का भी इक्विवेलेंट पता चल जाए तो सबका इक्विवेलेंट बता देंगे। वहां पर अगर बैलेंस्ड इक्वेशन दिया होता था तो किसी एक का मोल पता चल जाता था, सबका मोल बता देते थे। अरे याद है, यहाँ पर बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी एक का इक्विवेलेंट पता चल गया तो सबका इक्विवेलेंट बता देंगे। लेकिन लफड़ा वही है कि किसी एक का इक्विवेलेंट पता कैसे चलेगा, और पहली बात तो इक्विवेलेंट होता क्या है। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिख लें जल्दी से, लिख लिए? हाँ, तो इक्विवेलेंट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग ये बता दो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं बताएं? गिवन मास बाय, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी फाइंड करते हैं, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट। अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि ये इक्विवेलेंट मास क्या है। पहले तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझने के लिए आए थे, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में ही अपीयर हो गया क्या? इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट मास समझना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास होता है इक्विवेलेंट मास होता है हमारा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? तो अब एक नया टर्म आ गया, एन फैक्टर। लेकिन अब एक बात समझो, अगर हम एन फैक्टर समझ गए और एन फैक्टर फाइंड कर लिए तो वहां से इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास आ गया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर हम लोग लगा लेंगे क्या? इक्विवेलेंट लॉ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लेंगे। अब एक चीज और कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में एक रिलेशन आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोलर मास के जगह इक्विवेलेंट मास इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूं। तो यहां कर देता हूं, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन लिख दिया, ऊपर गिवन मास, है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के जगह क्या लिख दूंगा? इक्विवेलेंट मास इंटू एन फैक्टर।
यही तो लिखूंगा। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बन गया। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर। अरे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्योंकि मोल निकालना तुम्हें आता है, मोल बहुत दिनों से निकालते आ रहे हो, बस एन फैक्टर सीख लो तो सीधा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, जिनको जिनको बॉक्स में रखा गया, जिनको जिनको बॉक्स में रखा गया उस सारे में। ये एन फैक्टर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में जो रिलेशन है ये एकदम खतरनाक तरीके से रटा होना चाहिए। वो प्रूफ तो हमने किया ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें याद भी होना चाहिए। हो गया? ये बताओ मोलरिटी का क्या होगा, मोलरिटी का फॉर्मूला बता दो। मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो जैसे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में मोलरिटी को डिफाइन किया गया है ना, वैसे ही इस चैप्टर में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में एकदम सिमिलर वे में नॉर्मलिटी को डिफाइन किया गया है। बस मोल की जगह अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कर दें तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, बस वहां पर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल की बजाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन। अरे समझ में आई बात? अब देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए, नहीं हो गए? अब इन पर कुछ सवाल किया जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, नॉर्मेलिटी को, अरे नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूं यहां, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, क्या इसको मोलरिटी लिख सकता हूं? तो यहां से हमारा रिलेशन आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन। अरे समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े। 30 सेकेंड का समय देता हूं, बाकी लोग ट्राई कर लें जल्दी से, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब तो नहीं होगा गलत? चलो अब जरा इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। तो नॉर्मलिटी और एन फैक्टर को यूज करके पहले मोलरिटी निकाल लेंगे। चलो, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अरे बोलो, और एन फैक्टर चूंकि बेसिसिटी के बराबर है तो इसका बेसिसिटी 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो बेसिसिटी 2, तो एन फैक्टर निकल के आया 2। तो यहां से अपना नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, मोलरिटी हमें फाइंड करना है, एन फैक्टर हो गया 2, तो यहां से मोलरिटी निकल के आ गई 0.1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 0.05। अरे क्या मोलरिटी निकल के आ गया? और मोलरिटी में से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो मोल हो जाएगा? ठीक, वॉल्यूम कितना है, हाफ लीटर, तो 0.05 इंटू हाफ, तो कितना हो गया ये 0.025। ये क्या निकल के आ गया अपना, मोल्स, इतना मोल्स। और मोल में मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। तो H2C2O4 का मोलर मास क्या है बता दो जल्दी से, 90 है, तो अपना आंसर आ जाएगा 90 इंटू 0.025। तो ये 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां पॉइंट आ जाएगा, तो 9 इंटू 1/4, जो कि हो जाएगा 2.25 ग्राम। अरे नहीं आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? चलो, तो अब ये समझ में आ गया कि अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाए तो मोलरिटी और मोल में तो डील करना आता ही है,
बस एक फर्क जो क्रिएट कर रहा है वो कर रहा है एन फैक्टर। अगर हमें एन फैक्टर पता चल जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं और नॉर्मलिटी को हैंडल भी कर सकते हैं। तो समझ में आई बात? हाँ, इसीलिए अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे एन फैक्टर और एन फैक्टर को फाइंड करना सीखें। ठीक है।